डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पिछले वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। पिछले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे जाकर के आप देख लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग एंड बेंजोफ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी देख रहे हैं वो है 5 मेंबर्ड रिंग की। 5 मेंबर्ड रिंग्स में हमारे सिलेबस में 3 तरह के कंपाउंड्स हैं। 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन एटम है उसको हम पिरोल कहेंगे। सेकंड जिसमें सल्फर प्रेजेंट है वो हम थायोफीन कहेंगे उसे, और थर्ड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम फ्यूरेन कहेंगे। यानी हम प्यूरेन, थायोफीन एंड फ्यूरेन की जो रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर को कॉमनली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड कोई भी हो, चाहे वो फ्यूरेन हो या थायोफीन हो या फिर पिरोल हो, सभी जो कंपाउंड्स हैं वो प्लेनर हैं, समतलीय हैं। उनमें सभी एटम जो कार्बन इंक्लूडिंग हेटेरो एटम, सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। उनके जो रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका जो नंबर है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वो हकल रूल को ओबे करते हैं, और हकल रूल को ओबे करते हैं इसलिए वो एरोमेटिक है। डीलोकलाइज सिस्टम है, मतलब जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, और जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें एक्स हेटेरो एटम है और ये 4 कार्बन एटम है। प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हेटेरो एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। X को यदि हम नाइट्रोजन लेते हैं तो वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा sp2 का? यदि X इज इक्वल टू नाइट्रोजन है तो कैसे दिखाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो ये है जो आउटर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमेशा ही आउटर मोस्ट जो शेल है उसको हम लेते हैं, सबसे बाहरी जो कोश है उसको हम लेते हैं। सबसे ये जो बाहरी शेल है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2s2 और 2p3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड p में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक एक करके तीनों p ऑर्बिटल में है। अब जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके p ऑर्बिटल में आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, देखिए s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके p में आ गया ये। और अब इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी एक s और 2 p मिल करके 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। प्रत्येक ऑर्बिटल का नाम होगा sp2 और इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, असंकरित रहेगा, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम है sp2 कार्बन एटम में, तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 एंड 3। प्रत्येक कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। पहला ऑर्बिटल ये, दूसरा sp2 ये, तीसरा sp2 ये। इसे हम कन्वीनियंस के लिए नहीं दिखा रहे हैं, केवल pz, एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल तल के लंबवत शेष बचा रहता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर हम केवल pz ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। तो ये pz ऑर्बिटल, प्रत्येक कार्बन पर एक एक pz ऑर्बिटल जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 pz ऑर्बिटल, और 5वां हेटेरो एटम का pz ऑर्बिटल। हेटेरो एटम के pz ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एटम के pz ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के pz ऑर्बिटल के और 2 इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम के pz ऑर्बिटल के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ये 5 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो तल के ऊपर और तल के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अभ्र बन जाता है तल के ऊपर और तल के नीचे। ये जो pz ऑर्बिटल्स हैं, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये आपस में डीलोकलाइज रहते हैं, किसी एक एटम पर डीलोकलाइज मतलब किसी एक एटम पर उपस्थित न होकर के पूरे सिस्टम पर फैले हुए रहते हैं। पूरे 5 एटम पर, 5 जो एटम है उस पर
6 पाई इलेक्ट्रॉन फैले हुए रहते हैं, इसलिए इसे हम डिलोकलाइज्ड कहते हैं। तो इस तरह से ये एरोमेटिक गुण शो करता है, एरोमेटिसिटी शो करता है, क्योंकि ये प्लेनर है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो 4n+2 हकल रूल को ओबे करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिस्टम डिलोकलाइज्ड है, किसी एक ही एटम पर प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन, पूरे सिस्टम पर फैले हुए हैं, इसलिए ये हकल रूल को ओबे करता है, और इसीलिए ये जो कंपाउंड्स है 5 मेंबर्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये रेजोनेंस शो करते हैं, रेजोनेटिंग स्टेट शो करते हैं। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी किससे निर्धारित होती है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेट होती है उस कंपाउंड में वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये कंपाउंड भी रेजोनेंस शो करते हैं। किस तरह से शो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक हेटेरो एटम ले लिया है, हेटेरो एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये एक इसकी रेजोनेटिंग स्टेट बनेगी। एक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर आकर के नेगेटिव चार्ज, ये इस तरह से, ठीक है। सेकंड स्टेट में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है फिर यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से ये इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्टेट बन जाएगी। और फिर ये यहाँ और ये यहाँ, देखिए ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बनाने की। रेजोनेटिंग स्टेट बना नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से ये रेजोनेटिंग स्टेट उन्हें बनाना आ जाएगा, इस तरह से। और फिर मैंने यहाँ लोन पेयर नहीं दिखा है, दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्टेट इसकी, तो इस तरह से इसमें इतनी रेजोनेटिंग स्टेट बन जाती है, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्टेट इसमें बनती है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेट होती है कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता का जो गुण है वो उतना ही ज़्यादा होता है। दूसरा जो एरोमेटिसिटी जो बताती है वो रेजोनेंस एनर्जी से पता चलता है कि जितनी ज़्यादा किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्टेट होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी है, थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी है, पिरोल की 21 किलो कैलोरी एंड फ्यूरेन की 16 किलो कैलोरी। यानी सबसे ज़्यादा रेजोनेंसिंग एनर्जी है बेंजीन की। बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उसमें एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी फ्यूरेन की है, तो फ्यूरेन क्या हुआ, फ्यूरेन सबसे कम स्टेबल हुआ और इसमें एरोमेटिसिटी का जो कैरेक्टर है वो सबसे कम हुआ। तो बेंजीन की जो रेजोनेटिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये क्यों है, और इनकी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जो रेजोनेटिंग एनर्जी है वो कम है, इसका कारण क्या है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। हेटेरो एटम जो भी है, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो पूरे 5 कार्बन एटम पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होकर के हेटेरो एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण हेटेरो एटम पर ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं 4 एटम पर, उन पर कम रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है एटम पर और कार्बन एटम पर, और हेटेरो एटम थोड़े इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपने पास रख लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डिलोकलाइजेशन थोड़ा सा कम होता है, इस कारण उसकी एरोमेटिसिटी थोड़ी कम हो जाती है। और इसी आधार पर इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। थायोफिन में सल्फर होता है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। कम होने के कारण क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ज़्यादा नहीं रख पाता है और सभी पर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिलोकलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। और फ्यूरेन का ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण वो लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉनों को, जो पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों को नहीं देता है सिस्टम को, जिससे कि डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी कम हो जाती है और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो घट करके 16 किलो कैलोरी पर आ जाती है। ये था एरोमेटिक 5 मेंबर्ड रिंग्स का स्ट्रक्चर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उनकी
रिएक्टिविटी उनकी क्रियाशीलता। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्रियाशीलता को शब्द जो आया है उसको मैं बता दूँ, स्टेबिलिटी और क्रियाशीलता दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल है कंपाउंड उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम है, जितना कम स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा है। तो बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। फ्यूरिन सबसे कम स्टेबल है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये था रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी एंड इसका स्ट्रक्चर।